हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एमसीक्यू का फोर्थ सेट देखेंगे। ठीक है, ऑब्वियस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इज इक्वल टू सेल्स प्रॉफिट, सी सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, डी सेल्स प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हमने देखा है क्या होता है, या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये सब तो लेते ही हैं। एनएफआईए ये डोमेस्टिक में नहीं आता है, ठीक है, नेशनल इनकम में आता है। तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन ए। थर्ड चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? ये गलत हो गया। मेडिकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिस्पेंसरी, ए हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, a lawyer doing his practice, a maid working full time with a family. Not an economic activity पूछा। तो हाउसवाइफ है और वो हाउस होल्ड वर्क कर रही है, तो हाउस होल्ड वर्क कर रही है तो उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो नहीं पेमेंट मिलेगा तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पैसा मिलेगा। मेडिकल सर्विसेज डिस्पेंसरी में दे रहे हैं तो उनको पेमेंट मिलेगा ही, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेशनल इनकम is the sum of factor incomes accruing to nationals, economic territory, residents, both resident and non-residents. तो नेशनल इनकम में रेजिडेंट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम, डिक्रीज इन नेशनल इनकम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, हमने पेमेंट किया है नॉन रेजिडेंट्स को विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा डोमेस्टिक इनकम तो बढ़ रहा है और नेशनल इनकम डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों ही फैक्टर्स हो रहे हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें होती हैं। वैसे ये सारे एमसीक्यूज, मतलब इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कभी पूछे नहीं जाएंगे बोर्ड्स में। वो 4 ही 5 देंगे, या जो टोटल 10 देते हैं देंगे, और थोड़ा टफ भी नहीं बोल सकता हूँ ज्यादा देंगे ना ज्यादा इजी देंगे, मीडियम रेंज रखेंगे। ठीक है ना, काफी इजी वाला भी एमसीक्यू नहीं देंगे वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विथ ए राइज इन रियल नेशनल इनकम, वेलफेयर ऑफ द पीपल राइजेस, फॉल्स, रिमेन अनचेंज, नन ऑफ द अबव। तो अगर रियल नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो वेलफेयर जो पीपल का होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन, अब हम मनी पे आ गए हैं, इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। इजी है ये क्वेश्चन। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड नहीं करते, नॉट पूछा है। ठीक है ना, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक लेते हैं, आपने पढ़ा होगा ना M1। M1 इक्वल टू सिर्फ M1 ही आपके सिलेबस में M2 M3 M4 सब होता है। ठीक है ना, CC प्लस OD वाला जो फॉर्मूला है वो पढ़ा होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी कैश रिजर्व्स विद बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो पब्लिक के पास करेंसी कितनी है और कैश रिजर्व्स बैंक के पास कितना है, इसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मनी सप्लाई रेफर्स टू total volume of money held by public at a particular point of time, total volume of money held by public over a period of time, total volume of money held by the government, both A and B। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना जो हमारा मनी सप्लाई है वो जानने के लिए, मतलब मनी सप्लाई का मीनिंग ये होता है कि अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, मनी सप्लाई इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक फ्लो, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था।
सी बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस ए लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। आपको पता है ये सब होता है तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। लिमिटेशन पूछा है तो ये सभी लिमिटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन टू पीपल। सीता, आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटोज। रानी बोल रही है व्हाट विल यू गिव इन एक्सचेंज, बदले में तुम मुझे क्या दोगी। सीता, आई कैन गिव यू 2 liters ऑफ मिल्क इन रिटर्न फॉर द पोटैटोज। आई डोंट नीड मिल्क, आई वॉन्ट ए पेयर ऑफ शू। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय सीता एंड रानी इन देयर एक्सचेंज प्रोसेस। तो कौन सा प्रॉब्लम फेस किया है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिफर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रही है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, उसमें देख सकते हैं आप। ए है, ए बोल रहा है कि मुझे, मेरे पास एप्पल है, मैं एप्पल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बी बोल रहा है मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मुझे बनाना चाहिए। अब इसके पास तो बनाना बेचारे के पास है नहीं, तो ये जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। तो कोइंसिडेंस दोनों साइड से होना चाहिए, इसे एप्पल देना हो और इसे बनाना देना हो, और दोनों को यही चाहिए, तभी ये एक्सचेंज हो सकता है, नहीं तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, प्लानिंग कमीशन। देखो कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे, प्लानिंग कमीशन तो कभी नहीं होगा, कमर्शियल बैंक भी कभी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही रेगुलेट करता है मनी। सेंट्रल बैंक्स के जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो नॉट ए प्रॉब्लम कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट कभी सुना है क्या? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस अभी देखे, स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले के टाइम पे हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि सब वीट और ये सभी हमारा क्या होता था, मनी होता था। यूनिट ऑफ अकाउंट, प्रॉपर नापने का कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट है मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, ओनली टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक, करेंसी विद द बैंक्स। तो मनी सप्लाई इंक्लूड करता है जो डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास है, बैंक्स के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी एज ऑन 31st March ड्यूरिंग एनी specified period of time as on any point of time during a fiscal year। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सप्लाई ऑफ मनी को पता कर सकते हैं, टोटल कितना है, वॉल्यूम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17 इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी, डी गवर्नमेंट। तो मनी सप्लाई का मेन सोर्स क्या है, सेंट्रल बैंक भी है और कमर्शियल बैंक भी है, ठीक है ना। रोटेशन जो मनी का काफी ज्यादा होता है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। In order to reduce credit in the country, RBI may buy securities in the open market, sell securities in the open market, reduce cash reserve ratio, reduce repo rate। क्रेडिट को रिड्यूस करना है कंट्री में। देखो अगर सब तो नहीं बताऊंगा, आंसर का सिर्फ मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या कर रही है, ये रहा सिक्योरिटीज, इसको कर रही है सेल, तो जा क्या रहा है यहां से, तो बोलोगे सर सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज जाएगा, ठीक है। और कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, इसको परचेस कर रहे हैं, और ये क्या दे रहे होंगे, मनी। तो यानी कि अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूं कि 10 करोड़ था इनके पास, इन्होंने ये जो सिक्योरिटीज खरीदा वो 5 करोड़ का खरीदा है, तो 5 करोड़ जो
पैसे थे वो चले गए, बच कितने गए? 5 ही करोड़। तो अब इनके पास पैसा तो रिड्यूस हो गया, 10 करोड़ से 10 करोड़ था, घट के अब कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया। अब यानी ये 5 करोड़ का ही लोन बांट सकते हैं। और पैसा जितना कम जाएगा पब्लिक के पास, पब्लिक कम डिमांड करेगी, इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो कम हो जाएगा, मनी सप्लाई घट रहा है क्योंकि, ठीक है ना, 10 से 5 हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? कम लोन बांटेंगे, तो इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होगा वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो क्रेडिट रिड्यूस करना है तो आरबीआई क्या करेगा? तो मैंने सिर्फ आंसर का एक्सप्लेनेशन दे दिया, चाहूँ तो इन सब का भी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम टेकिंग ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आंसर जो बी है उसका मैंने बता दिया कैसे ये रिड्यूस होगा, और सब में रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। मनी सप्लाई। नेम द इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ध्यान रखना है, ये सब बातें तो हैं, लास्ट में जो दिया हुआ अर्निंग प्रॉफिट्स क्या होगा? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन ही क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स और इन्वेस्टमेंट के भी पर्पस, और ये सब वो करते हैं किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट है, दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। तो इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नन ऑफ दिस। थोड़ा सा भी आपने बेसिक पढ़ लिया है अगर लेक्चर्स वगैरह, तो आपको पता होगा इसको बोलते हैं हम ओपन। अभी जो ऊपर मैंने बताया था सिक्योरिटीज जो बाय सेल हो रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट, यहाँ टी छूट गया, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, है ना। कि मान लो 10 लाख का लोन है और जो बैंक है आपसे 14 लाख का सिक्योरिटी मांग रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है ना, विच रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। तो आप ले कितना का रहे हो लोन? 10 लाख का, और गवर्नमेंट मांग कितना का रही है सिक्योरिटी? 14 लाख का। तो ये जो 4 लाख का डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है, दिस बैंक्स ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। यानी इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रही है विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव? प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा बहुत अर्न करने का सोचती है। कैनरा बैंक है, इलाहाबाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है, ठीक है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है। ऊपर से हमारे लिए वो क्या है? एक सेंट्रल बैंक है। 23, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है? यानी इनिशियल डिपॉजिट्स कुछ भी हो और उससे वो क्रिएट यानी क्रेडिट को काफी ज्यादा क्रिएट कर देती है। कैसे? एडवांसिंग ऑफ लोन्स, मनी क्रिएशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, नन ऑफ दिस। तो मनी क्रिएशन या इसको हम क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, पूरा का पूरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में 1000 बार पूछ चुका है। तो मनी क्रिएशन बोलते हैं इस प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस पूछा है, बांटती तो वो लोन है लेकिन प्रोसेस पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ठीक है ना। प्रोसेस में क्या होता है? लोन्स वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, यानी आपने 100 रुपया दिया है, कुछ पैसा वो रखेंगे, बाद बाकी पैसे को वो लोन में घुमा देंगे, तो लोन ज्यादा बांटती हैं, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेपो रेट ऑन द मनी सप्लाई? अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा वो बताना है। मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, सेम रहेगा। मनी सप्लाई विल इनिशियली इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। तो मनी सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। पहले देखो ये चीज ऐसे समझना है, रेपो रेट पूछा है, पहले आपको याद रखना होगा कि रेपो रेट होता क्या है। एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट, लेकिन दोनों ही रेट में क्या होता है? देखो मैं इधर बता देता हूँ, एक बार में ही दोनों का काम हो जाएगा तमाम। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, सीबी और आरबी, ठीक है। अब बैंक रेट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है ये,
और रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इंक्रीज करना है। रेपो रेट क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया। तो मान लो पहले मान लो 5% पे दिया जा रहा था कमर्शियल बैंक को, अब 7% पे दिया जा रहा है। जब 5% पे कमर्शियल बैंक को दिया जा रहा था, यहां लिख देता हूं, पहले आरबीआई कितने परसेंट पे दे रही थी, 5% पे, अब कितने पे दे रही है, 7% पे। तो कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन दे रहा था 5%, जब उनको लोन मिल रहा था तो वो पब्लिक को मान लो 10% पे दे रही थी, अब 7% पे मिल रहा है तो 12% पे देगी। तो इससे क्या होगा, जो 12%, पब्लिक भी सोचेगा, मान लो कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा आदमी है, वो सोचेगा यार पहले तो 10% पे मुझे लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक, अब 12% पे दे रहा है, मैं तो लोन नहीं लूंगा। तो इससे क्या हो गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, लोग लोन ही नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट होगा। ये पूरा मैंने कहानी एक बताया है, वो कहानी याद रखोगे, हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 24 का बी, money supply will decrease. The ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with the Reserve Banks of India is called, याद रखना है, टोटल डिपॉजिट्स बोला जा रहा है, कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एसएलआर, डिपॉजिट रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। देखिए आप बोलोगे सर एसएलआर, ये भी आंसर होगा, सीआरआर ये भी होगा, और एलआरआर के ही अंदर आते हैं आपके सीआरआर और एसएलआर। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एलआरआर भी। ठीक है ना, तो एलआरआर के ही अंदर आपके सीआरआर और एसएलआर आते हैं। ठीक है ना, तो किताब के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि किसी किताब में डी आंसर दिया है, किसी में मान लो और सारे ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ एसएलआर दिया हो या सीआरआर दिया हो, तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट out of nothing on the basis of their securities, on the basis of their total assets, on the basis of deposit। इजी क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक पढ़ा है आपने, तो डिपॉजिट्स के ही बेसिस पे आप क्या करते हैं, कुछ पैसा उसका रखते हैं बैंक में, बाद बाकी पैसा आप लोन में घुमा देते हैं। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं 27, इफ द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 10,000, ठीक है, डिपॉजिट कितना क्रिएट हुआ है, 10,000, एंड लीगल रिजर्व इज 40%, देन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स विल बी, रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा वो बताना है आपको। देखिए तो क्या बोला है, 10,000 डिपॉजिट्स हुआ है, लीगल कितना है 40%, तो पूछ रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट जो इनिशियल डिपॉजिट्स होगा कितना रखना होगा आपको, वो पूछा जा रहा है, तो इसका 40% हम निकाल देंगे। तो 40% कितना हो जाएगा, 40/100, 4,000। ठीक है, 4,000 ऑप्शन सी। ठीक है, बाद बाकी जो पैसा बचा वो लोन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, फॉल इन रेपो रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा डी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। रेपो रेट घट गया, रेपो रेट घट गया यानी लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते होंगे तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन्स बांटेंगी, ज्यादा लोन्स बांटेंगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, तो परचेज हो रहा है। ठीक है, तो ये है आरबीआई, ये क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ये परचेज कर रहे हैं, तो इनके पास क्या आ रहा है, सिक्योरिटीज आ रहे हैं, जा क्या रहा है, मनी जा रहा है। तो कमर्शियल बैंक के पास क्या आ गया, मनी आया, मनी आएगा तो ये क्या करेंगे, लोन बांटेंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन सीआरआर, मान लो सीआरआर घट गया, ठीक है ना, तो पहले मान के चलते हैं कि 10 करोड़ देने पड़ रहे थे किसी बैंक को, आरबीआई को, ठीक है, अब ये घट गया है तो 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ देने पड़ रहे हैं, तो 5 करोड़ जो बच गया उसको क्या करोगे आप, लोन में बांटोगे। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, डिटेल में पूरा लेक्चर में है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्डिंग करता हूँ। अगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं थोड़ा और स्लो या और थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ ही बता दूंगा। ठीक है ना, इनमें सोचता हूँ एग्जाम टाइम है, लास्ट टाइम है, लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आप एक बार दो बार रिवाइज कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में
एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपके पास ज़्यादा वीडियोस भी जाएंगे, ज़्यादा वीडियोस को आप देख पाएंगे, रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं इस पर्पज से एमसीक्यू सीरीज डाल रहा हूँ। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं सर सबका एक्सप्लेनेशन देते चलिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप एक बार कमेंट कर देना मुझे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर? क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो, नन ऑफ दिस। ये पता ही है, इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट इन कंट्री, आरबीआई में बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक सेकंड। 30 इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट है। बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, तो सेल होगा इसका आंसर बी। आई थिंक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, सेल करेंगे तो रिड्यूस होगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आपका सीरीज कंप्लीट हुआ। मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो एमसीक्यू सॉल्व करें, कम से कम उनका एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बाद बाकी लेक्चर्स हैं ही, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कॉन्साइज वे में बनाया गया है सारे लेक्चर्स को, ठीक है। बाद बाकी फिर मिलते हैं अगले एमसीक्यू सीरीज में, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।